समून खान और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं महेश कुमार जी, जो कि राजस्थान पुलिस मुख्यालय स्थित साइबर सुरक्षा शाखा में जो है वो पदस्थापित हैं और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े जो मामले हैं वो देखते हैं। तो आज हम इनसे जो है साइबर सिक्योरिटी के बारे में और साइबर जो खतरे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि दोस्तों ये देखिए कि आज के समय में ये जो साइबर क्राइम ये जो शब्द है वो कितना ज़्यादा सामने आ रहा है। हर ओर अगर हम देखें कि टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो हमारी जिंदगी में किस हद तक बढ़ता जा रहा है। एक बटन दबाते ही, एक क्लिक से हर चीज हमारे सामने आ जाती है। कहीं ना कहीं हमें ये एक सुविधा के जैसे लगता है कि हर चीज हमारे लिए आसान हो गई है, वहीं कहीं ना कहीं ये हमारे लिए इनके खतरे भी जो है, ये सुविधाएं अपने साथ खतरे भी लेकर आती है। ये टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की दुनिया जितनी ज्यादा आसान हमारी जिंदगी बना दी है, उतने ही ज्यादा खतरे भी हमारे लिए लेकर आए हैं। तो वो क्या क्या खतरे हैं और कैसे उन खतरों से हम बच सकते हैं, इनके बारे में, यानी कि साइबर अपराधों के खतरों के बारे में और साइबर सुरक्षा के बारे में जो है वो आज हम महेश जी से जानेंगे। तो महेश जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो कैसा लग रहा है आपको और तैयार हैं आप हमारे श्रोताओं को इस बारे में जानकारी देने के लिए? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और आज मैं तमाम हमारे श्रोताओं को और आपके द्वारा आकाशवाणी चूरू के माध्यम से साइबर अपराध है, सुरक्षा है और जो जागरूकता है, इसके बारे में बता के मुझे अच्छा लगेगा। जी जी बिल्कुल। तो हम भी यही कोशिश करेंगे कि आज जो ये हम बातचीत करने वाले हैं साइबर सुरक्षा से जुड़े और खतरों से जुड़े इन चीजों के बारे में, तो इस बातचीत से जो हमारे सुनने वाले श्रोतागण हैं उनको भी कुछ बहुत अच्छा और बेहतर सीखने को मिले, ये कोशिश हमारी रहेगी और उसी लिए ये बातचीत जो है वो रखी गई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो आज आप हमें ये बताइए कि जैसा हमने शुरू में भी कहा कि आज के समय में टेक्नोलॉजी जिस तरह से हमारी पर्सनल और सोशल लाइफ का हिस्सा बनती जा रही है, और हमारी सरकारी सिस्टम हो, चाहे फाइनेंशियल सिस्टम हो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, खाना पीना, यात्राएं, यानी जरूरत की हर काम से लेकर मनोरंजन तक सब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जितनी ज्यादा एडवांस ये सुविधाएं हमें दे रहे हैं, उतना ही खतरों की आशंका भी हमारे लिए बढ़ा रहे हैं? जी बिल्कुल मैम, सही कहा आपने। आज के समय में टेक्नोलॉजी जिस तरह से हमारी लाइफ का हिस्सा बनती जा रही है, डेली लाइफ की जरूरतों से लेकर सोशल लाइफ तक हर काम में तकनीक का यूज इस हद तक बढ़ गया है कि हम खुद इसके आदी हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये सच है कि टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बहुत हद तक सुविधाजनक बना दिया है। एक क्लिक से हर काम आसानी से तुरंत हो जाता है जी। लेकिन यह एक सच यह भी है कि जितनी ज्यादा इस टेक्नोलॉजी ने हमें सुविधाएं दी हैं, उतना ही ज्यादा एडवांस हमारे लिए खतरे भी खड़े कर दिए हैं जी। क्योंकि इंटरनेट के जरिए हमारा काम आसान करने के लिए टेक्नोलॉजी जब भी हमें कोई सुविधा प्रदान करती है, तो बदले में हमसे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है या निजी जानकारियां हैं वो भी मांगती है। बिल्कुल। और जब हम हमारी वो निजी जानकारियां इंटरनेट पर शेयर करते हैं, तो उन्हीं का इस्तेमाल करके जो साइबर ठग हैं वो साइबर अटैक या फिर साइबर अपराध हमारे खिलाफ करते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और वैसे भी आज 21वीं सदी में हम खड़े और इंटरनेट का यूज तो देखिए कि हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, लेकिन साथ ही हमें यह भी पता है कि जैसे हर सिक्के के दो पहलू होता है, एक अच्छी साइड भी होती है, एक बुरी भी होती है। तो वैसे इंटरनेट के भी दोनों पहलू जो है वो मौजूद है हमारे सामने। एक तरफ जहाँ इससे विकास हो रहा है, फायदा हमें पहुंच रहा है, वहीं दूसरी ओर इससे जुड़े खतरे और अपराध, खासकर ये जो शब्द है साइबर अपराध, ये चीजें जो है एक बड़े खतरे के रूप में सामने आ रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर क्या है ये साइबर अपराध? मैं साइबर अपराध पर बात करने से पहले आपको और हमारे तमाम रेडियो श्रोताओं को साइबर शब्द के बारे में बताना चाहूंगा। जो ये साइबर शब्द का जो यूज है वो कंप्यूटर है, इंटरनेट है और नेटवर्क से संबंधित जितने भी तकनीक हैं और जो सेवाएं हैं उनको संदर्भित करता है जी। जब साइबर शब्द किन्हीं अन्य शब्दों से जुड़ जाता है, जैसे साइबर स्पेस, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, तो इनके साथ जुड़ जाता है, तो एक विशेष जो है फील्ड है उसके लिए ये संकेतित करता है जो डिजिटल और इंटरनेट आधारित होती हैं। अब बात करें साइबर अपराध की, तो साइबर अपराध उन अपराधों को कहते हैं जो कंप्यूटर, इंटरनेट और अन्य जो डिजिटल तकनीक हैं जी, उनका उपयोग करके किए जाते हैं। और साइबर अपराध को मुख्य रूप से अगर साधारण भाषा में देखें तो दो हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। जैसे कि एक तो वित्तीय साइबर क्राइम और दूसरा होता है सोशल साइबर क्राइम। वित्तीय साइबर क्राइम जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ये पैसों से जुड़ा हुआ कुछ है, तो इसमें क्या है, पैसे के लिए ये किया जाता है और इसमें साइबर ठगों द्वारा
लोगों को वित्तीय नुकसान पहुंचाया जाता है। वहीं सोशल साइबर क्राइम द्वारा किसी व्यक्ति की उसकी प्रतिष्ठा या उसका नाम है वो खराब करने की कोशिश की जाती है। तो आपके अनुसार किस तरह के लोग जो है वो ऐसे, ये जो आपने बताया, इन क्राइम के ज्यादा शिकार होते हैं? मैम, मेरे अनुभव में साइबर क्राइम का शिकार दो तरह के लोग ज्यादा होते हैं। एक तो वो जो साइबर ठगों की धमकियों से डर जाते हैं, और दूसरे वो जो उनके लालच में आ जाते हैं। फिर चाहे वो लालच है वो घर बैठे नौकरी का हो, या चाहे लॉटरी का हो, या घर बैठे ही पैसे दुगुने करने का हो, इस तरह के लालच में फंसकर वो साइबर अपराधियों का शिकार हो जाता है। साइबर अपराध एक काफी बड़ा फील्ड है जिसमें कई प्रकार के अपराध शामिल हैं। इनमें से अगर हम प्रमुख साइबर अपराधों को विस्तार से बात करें तो इनमें फिशिंग सबसे ज्यादा किया जाने वाला साइबर अपराध। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, जिस तरह मछली पकड़ने के लिए मछुआरा जो है वो कांटे में दाना लगाकर उसको पानी में डालता है, तो उस दाने के लालच में या दाने के झांसे में आकर मछली उस कांटे में फंस जाती है। ठीक उसी तरह इस साइबर अपराध को भी अंजाम दिया जाता है। इसमें साइबर ठग फर्जी ईमेल, एसएमएस या कॉल करते हैं, और ये ईमेल व एसएमएस दिखने में किसी विश्वसनीय या भरोसेमंद संगठन जैसे बैंक हो सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, या किसी सरकारी विभाग का सा प्रतीत होता है। और जैसे ही हम उस ईमेल या एसएमएस में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं, या ईमेल के साथ भेजे गए किसी अटैचमेंट जैसे कोई पीडीएफ फाइल है या कोई फोटो है, उसको ओपन करते हैं, तो वो हमारी जो महत्वपूर्ण और जो हमारी पर्सनल जानकारियां हैं, जैसे हमारे पासवर्ड हैं, बैंक डिटेल्स हैं, आधार कार्ड है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नंबर हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल हैं, ये सब साइबर ठग के पास पहुंच जाते हैं। क्योंकि साइबर ठगों द्वारा उस अटैचमेंट को या उस लिंक को तैयार ही इस तरह से किया जाता है कि हम जैसे ही उसको ओपन करते हैं तो हमारे डिवाइस में वो मैलिशियस कोड है वो एक्टिव हो जाता है जो साइबर ठग ने भेजा है, और अपने डिवाइस की इंफॉर्मेशन लगातार ठगों के पास पहुंचने लगती है। जी, यानी कि किसी भी चीज पे बिना देखे सोचे क्लिक जो है वो नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल मैम। इसके अलावा साइबर अपराध की बात करें तो एक हैकिंग शब्द है वो साइबर अपराध में माना गया है। हैकिंग में क्या होता है कि यूजर जो है उसकी अनुमति के बिना, उसकी परमिशन के बिना उसके मोबाइल या कंप्यूटर सिस्टम में या कोई भी उसकी कोई डिजिटल डिवाइस है उसमें एंट्री करना, एंट्री करके उसके डेटा को चुरा लेना या उसमें कोई बदलाव कर देना जी, या डेटा को ही डिलीट ही कर देना, इन सब को अंजाम दिया जाता है। इसके अलावा एक शब्द और है साइबर बुलिंग। इसमें क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से या सोशल मीडिया आदि के माध्यम से किसी को धमकी देना, उसको बदनाम करना या उसका उत्पीड़न करना, ये सब शामिल होता है। इसमें ऑनलाइन शॉपिंग या जो पेमेंट साइट का उपयोग करके ठग हैं वो लोगों को धोखा दे रहे हैं जी। इसका अपन एक उदाहरण ले तो देखते हैं कि आजकल इस डिजिटल दुनिया में यह धारणा सी बन गई है कि कोई भी हेल्पलाइन नंबर या कस्टमर केयर नंबर की जरूरत होती है तो हम सीधे ही किसी सर्च इंजन पर जाकर या अन्य किसी ब्राउजर पर जाकर वो नंबर ढूंढने लगते हैं, और सबसे ऊपर जो नंबर हमें दिखाई देता है उसी पर कॉल या मैसेज कर देते हैं जी। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि इनमें से ज्यादातर नंबर हैं वो साइबर ठगों द्वारा डाले गए होते हैं। ये लोग हमारी मदद करने के बहाने हमारे मोबाइल या कंप्यूटर में एपीके फाइल्स होती हैं वो शेयर करके उनको ओपन करने के लिए कहते हैं, या फिर कोई लिंक भेजते हैं या फिर कोई ओटीपी भेजते हैं, और हम जल्दबाजी में उनके द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनको फॉलो करते जाते हैं। लेकिन इन्हीं हेल्पलाइन नंबरों से हेल्प के बहाने हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है जी। यानी कि जागरूकता की कमी की वजह से ये गलतियां हम कर बैठते हैं। जी, जागरूकता की कमी की वजह से हमें ये गलतियां अक्सर करते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे सॉफ्टवेयर पायरेसी है, कंटेंट चोरी करना है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, ऑनलाइन आतंकवाद है, इन सभी को साइबर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और भी न जाने कितने ही प्रकार के साइबर अपराध इस दुनिया में हो रहे हैं। इन सभी प्रकार के अपराधों से बचने के लिए साइबर सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। या यूं कहें कि इन सभी प्रकार के अपराधों से बचने के लिए साइबर सुरक्षा की महती आवश्यकता है, और साइबर सुरक्षित रहकर ही हम इन अपराधों में कमी ला सकते हैं। जी, तो आपने अभी साइबर अपराधों के बारे में हमारे श्रोताओं को बताया और सुनकर लगा कि वाकई में कितना बड़ा खतरा जो है ये हमारी जिंदगी में बनता जा रहा है। लेकिन वही बात है कि महेश जी, जितना अगर कहीं पे समस्या अगर है तो वहाँ पे समाधान भी होता ही है जी। तो ऐसे में आप ये बताइए कि इन साइबर अपराधों से सुरक्षा के लिए वो क्या उपाय है जो हम कर सकते हैं? जब हम सरल शब्दों में बात करें तो साइबर सुरक्षा वह तरीका है जिससे व्यक्ति या कोई संगठन है जो साइबर अटैक के जोखिम को कम करते हैं। साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य उन डिजिटल उपकरणों को सिक्योर करना है जिनका हम सभी दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं,
जैसे हमारे स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, नेटवर्क है, या जो ऐप हम यूज कर रहे हैं जैसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है, अपना डेटा है, ये सब इनको सिक्योर करना होता है इसमें। साथ ही हम जिन सेवाओं का उपयोग करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो अथवा कार्यस्थल हो, दोनों ही जगह उन्हें चोरी या क्षति होने से बचाना होता है। साइबर सुरक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्मार्टफोन है, कंप्यूटर और इंटरनेट अब आधुनिक जीवन का इतना बुनियादी हिस्सा बन गए हैं कि यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि हम इनके बिना काम कैसे करेंगे। बिल्कुल, आजकल हर काम इनसे कर पाते हैं, जरूरत का कोई काम हो या मनोरंजन हो, हर चीज जो है वो इनसे जुड़ी हुई है। हाँ, ये सही कहा आपने। हाँ जी बिल्कुल। ऑनलाइन बैंकिंग और शॉपिंग से लेकर ईमेल और सोशल मीडिया तक ऐसे कदम उठाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है, जिससे साइबर अपराधियों को हमारे बैंक खातों, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स और डेटा और डिवाइस पर कब्जा करने या इनको हैक करने से रोका जा सके। जी, तो जिस तरह बदलते समय के साथ टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, वैसे ही कहीं ना कहीं खतरे जो हैं, परेशानियां हैं, खतरे हैं, वो भी एडवांस होते जाते हैं। हाँ, तो इसमें महेश जी आपको क्या लगता है कि क्या साइबर अपराधों और खतरों को लेकर भी ऐसा है, इनमें भी ऐसी कोई एडवांसमेंट या कोई लेटेस्ट ट्रेंड जैसा कुछ होता है? आजकल बहुत से जो ट्रेंड्स हैं, वो लेटेस्ट ट्रेंड है वो चल रहे हैं, जिसमें आजकल डिजिटल हाउस अरेस्ट, आपने नाम सुना होगा, इन दिनों काफी न्यूज में रहता है, चर्चा में रहता है। डिजिटल हाउस अरेस्ट में क्या होता है कि पुलिस के नाम पर, जैसे कोई आईबी है, सीबीआई है, कोई ईडी है, आदि एजेंसियां जो होती हैं जी, इनके अधिकारी बनकर आपको वीडियो कॉल करते हैं। ओके। और उनका सेटअप इस तरीके का होता है जैसे कोई किसी वो पुलिस थाने में है या किसी सरकारी विभाग में है जो इन एजेंसियों के जैसा लगता है। तो वो वीडियो कॉल करते हैं और आपको अपनी नजर में रखते हैं और आपको किसी न किसी बात से डरा के रखते हैं और पैसा मांगते हैं आपसे। तो इस तरह से इसका नाम वो कि डिजिटल हाउस अरेस्ट हो गए। इसके अलावा भी इन्हीं जैसे आईबी है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है, इन एजेंसियों का लेटर हेड जो है उससे मिलता जुलता लेटर बनाकर और उन पे फर्जी मोहर लगाकर लोगों को नोटिस ईमेल किए जा रहे हैं या एसएमएस के द्वारा भेजे जा रहे हैं। जी, लोग उनको असल समझकर डर जाते हैं और उनका शिकार हो जाते हैं। हाँ जी। इसके अलावा आजकल एक अपराध जो साइबर अपराध है वो और हो रहा है। इसमें कोई .apk फाइल्स है वो इन दिनों बहुत ज्यादा शेयर की जा रही है, वो चाहे अपने व्हाट्सएप ग्रुप हो या कोई भी सोशल मीडिया कोई ग्रुप हो, इनमें कभी किसान सम्मान निधि जैसी सरकारी स्कीम में जुड़ने संबंधी, तो कभी शेयर बाजार में पैसा डबल करने या अधिक लाभ कमाने संबंधी ट्रेडिंग एप्स जो हैं वो इंस्टॉल करवाए जा रहे हैं। अच्छा। और ये एपीके फाइल में क्या मलिशियस कोड होता है और उनको खोलने पे हम मतलब साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से भी अपने पास फोन आता है कि वो इतना मतलब जल्दबाजी में करवाते हैं कि आपका नंबर है वो 1 घंटे में डिस्कनेक्ट हो रहा है, आप अपना नंबर जारी रखने के लिए या चालू रखने के लिए इतना दबाएं या इतना प्रेस करें। तो वो इसके पीछे एक कोडिंग होती है, वो जैसे हम बटन दबाते हैं वो सारी अपनी इंफॉर्मेशन है वो साइबर ठगों के पास चली जाती है। जी, सुनकर वाकई में जानने को मिल रहा है कि जितना हमने सोचा भी नहीं है उससे भी कई ज्यादा ये साइबर क्राइम जो है वो हमारी दिनचर्या में और हमारी जिंदगी में वाकई में घर करते जा रहे हैं और जिनका हमें अंदाजा भी नहीं है। तो महेश जी आप ये बताइए कि अगर टेक्नोलॉजी के बेसिक यूज करने की और बेसिक सुरक्षा की जो हमारी आदतें होती है वो अगर हम सुधार लें तो क्या हम बहुत हद तक अपने आप को ये जो साइबर अपराध हैं इनसे बचा सकते हैं? और साथ ही ये भी बताइए कि इसके अलावा क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे हमारे जो श्रोता है वो साइबर सुरक्षित रह सके? बिल्कुल, जैसा कि अभी इससे पहले हमने बात की कि किस तरह टेक्नोलॉजी का और इंटरनेट की सुविधाओं को लाभ लेने के लिए हमें अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो शेयर करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। और बाद में उन्हीं ही जानकारियों का उपयोग या यूं कहीं दुरुपयोग कर जी हम पर साइबर अटैक्स किए जाते हैं। तो ऐसे में यदि हम इंटरनेट और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की हमारी जो बेसिक आदतें हैं जी वो भी यदि हम सुधार लें तो भी बहुत हद तक हमारी लाइफ को इन खतरों से सुरक्षित रखा जा सकता है। ओके, जैसे कि इंटरनेट पर ऐसे ही बिना किसी को जाने कहीं भी अपना नाम, ईमेल एड्रेस या अन्य कोई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कहीं भी शेयर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपने बैंक खाते की डिटेल है या उससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी है वो भी किसी के साथ शेयर नहीं करें। और अक्सर क्या होता है डिजिटल पेमेंट करते टाइम या बैंक का कोई भी काम ऑनलाइन करते समय आपको कंफर्म करने के लिए एक ओटीपी भेजा जाता है, तो ध्यान दें कि आप अपना ओटीपी किसी के साथ भी शेयर ना करें वरना आपका बैंक अकाउंट खाली भी हो सकता है। जी बिल्कुल। और आपने ये जो भी ऊपर पॉइंट्स बताए हैं ये वो गलतियां हैं जो अक्सर अनजाने में ही होती है हमसे। जी बिल्कुल। और कई बार अनजान नंबर से कोई कॉल या मैसेज भी हमारे पास आते हैं, तो मतलब क्या उनसे भी खतरा होता है? हाँ जी बिल्कुल। इसके अलावा जो जनरली भी यदि आपके पास किसी अनजान व्यक्ति या संस्था या किसी वेबसाइट से कोई टेक्स्ट मैसेज या कॉल आता है
और उसमें किसी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए या किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है, तो उससे भी हमें थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। जी जी। क्योंकि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड है वो फर्जी ऐप या फर्जी वेबसाइट के माध्यम से किए जा रहे हैं और लोगों को ठगा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम साइबर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिनको हम अपना सकते हैं। इनमें है जैसे अपने जो ब्राउजर है जिसको अपन यूज कर रहे हैं और हमने जो एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर हैं, जी। उनको लगातार अपडेट रखना चाहिए। जी। क्योंकि इनमें अपडेट का कारण, अपडेट इसीलिए आता है क्योंकि कोई ना कोई उसमें खामी हो जाती है, तो उन खामियों को दुरुस्त करने के लिए, उनको दूर करने के लिए अपडेट लाया जाता है और लगातार हमें इनको सबको, अपने ब्राउजर को, अपने ऐप्स को अपडेट करना चाहिए। इसके अलावा अपने कंप्यूटर और स्मार्टफोन में हमेशा एंटीवायरस को उपयोग में लेना चाहिए और समय समय पर इस एंटीवायरस को भी अपडेट करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये सारी वो बातें हैं जो हमारे सामने मौजूद होती है, लेकिन फिर भी कई बार अनजाने में, ना चाहते हुए भी हम गलतियां जो है वो कर बैठते हैं और शायद इसीलिए इन जो साइबर अपराध हैं, जो खतरे हैं, इनका शिकार हो जाते हैं। जी जी। जैसे हमने पहले बात की कि हेल्पलाइन नंबर पर जाके सीधे ही नंबर ले लेते हैं हम, तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार के अपने को हेल्पलाइन नंबर है वो चाहिए तो वो संबंधित वेबसाइट पर ही जाकर अपने को सर्च करने चाहिए और वहीं से प्राप्त करने चाहिए। और अगर कोई कस्टमर केयर से बताकर फोन करने वाला व्यक्ति है तो उसकी बातों में नहीं आए और ना ही अपनी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो उनके साथ शेयर करें। कई बार जब हमारे फोन का यूज हम नहीं भी कर रहे होते हैं, तब भी कई बार फोन में चीजें जो है वो अपने आप ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाती है, अपने आप इंस्टॉल हो जाती है। उस वक्त जब हम फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं तब भी, तो वो किस वजह से होता है? देखिए मैडम, कई बार हम जो अपना फोन यूज कर रहे होते हैं या कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं उनमें मीडिया डाउनलोड की सेटिंग्स कुछ इस तरह से करते हैं जिसमें वाईफाई से जैसे कनेक्ट होते हैं तो वो जो है ऐप है या और कोई जो मीडिया है हमारा वो डाउनलोड या अपडेट होने लगता है। ओके। तो पब्लिक वाईफाई का उपयोग करने से मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को बचना चाहिए। जब तक बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है तब तक पब्लिक वाईफाई का उपयोग नहीं करें। ओके। क्योंकि इससे आपकी डिवाइस हैक हो सकती है और साथ ही आवश्यकता न होने पर इन फोन की जो वाईफाई है या ब्लूटूथ है इनको बंद रखना चाहिए। ओके। और नियमित रूप से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ईमेल अकाउंट्स हैं और नेट बैंकिंग है, इन सब के पासवर्ड वो नियमित रूप से बदलते रहने चाहिए। जी, तो महेश जी अभी आपने बताया कि किन किन तरीकों को अपनाकर हम साइबर सुरक्षित जो है वो रह सकते हैं, लेकिन ये सभी तरीके फॉलो करने के बाद भी हम देखते हैं कि कई बार कोई व्यक्ति या कोई संस्था हो बड़ी या कोई भी हो, मान लीजिए अगर साइबर अपराध या साइबर ठगी का शिकार हो ही जाता है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? क्या वो चीज हो जो सबसे पहले हम कदम हमें जो है वो उठाना चाहिए? देखिए मैम, इस साइबर स्पेस में कभी भी 100% साइबर सुरक्षा संभव नहीं है। जी, वो किसी चीज में नहीं हो सकती, वो खतरा तो देखिए रहता ही है हर चीज में। क्योंकि वर्तमान में हम सभी मिलकर साइबर क्राइम को कम तो कर सकते हैं, ओके, लेकिन एकदम से खत्म करना थोड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल। क्योंकि हर दिन नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके साइबर अपराध का तरीका बदला जा रहा है। फिर भी जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि सभी तरीके अपनाने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति के साथ साइबर क्राइम हो जाता है और अगर वह क्राइम या फ्रॉड वित्तीय लेन देन से, जी, जैसे कि ओटीपी पूछकर पैसे निकाल लेना या अवांछित लिंक पर क्लिक करने पर भी बैंक खाते से पैसे निकल जाना, ये इन सब के लिए सबसे पहले तो हमें उस पेमेंट गेटवे के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना चाहिए जिससे हमने पेमेंट किया है। और ये पेमेंट गेटवे हेल्पलाइन नंबर क्या होता है? इसमें क्या, जब हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट होने के बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपने इतना अमाउंट है वो इस आदमी को या फला व्यक्ति को ट्रांसफर किया है और अगर आपने यह पेमेंट नहीं किया है तो नीचे दिए गए नंबर पर फोन करें। ओके ओके। लेकिन प्राय ये देखने में आया है, अधिकतर मामलों में देखने में आया है कि अधिकतर लोग उस मैसेज को या उस हेल्पलाइन नंबर को इग्नोर कर देते हैं, जबकि वित्तीय साइबर ठगी के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो नंबर होता है वो यही होता है। पेमेंट गेटवे के नंबर पर कॉल करने के बाद आप घर बैठे ही अपनी जो मोबाइल है, कंप्यूटर है या डिजिटल डिवाइस से भारत सरकार की साइबर कंप्लेंट की जो मुख्य वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in, ओके, इस पर जाकर वहां चाही गई जो जरूरी डिटेल्स हैं उनको भरकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और या फिर इसके विकल्प के तौर पर साइबर फ्रॉड की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी है 1930, इस पर भी कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा एक विकल्प और है कि आप अपने नजदीकी जो पुलिस स्टेशन है या नजदीकी आपके साइबर थाना लगता है उसमें जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
तो ये जो आपने तरीके बताए हैं, ऊपर 3 तरीके शायद आपने बताए हैं। हाँ जी। तो ये केवल जो वित्तीय जो साइबर ठगी होती है या क्राइम होते हैं, यानी कि पैसों से जुड़े जो होते हैं, ये क्या केवल उन्हीं के लिए काम में लिए जा सकते हैं या कोई भी साइबर क्राइम के लिए? नहीं नहीं मैम, मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को हमारे ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो ऊपर मैंने 3 तरीके जो बताए हैं, ओके, वो केवल वित्तीय साइबर ठगी ही नहीं, बल्कि किसी भी प्रकार के अपराध के घटित होने के बाद उसकी शिकायत इन तीनों विकल्प के माध्यम से किसी पर भी की जा सकती है। इन सभी के अलावा अगर अपने पास कोई फोन आता है, फर्जी फोन कॉल आते हैं, व्हाट्सएप कॉल आते हैं, या मैसेज के जरिए होने वाले जो किसी भी तरह की ठगी है और फ्रॉड के बारे में केंद्रीय जो दूरसंचार विभाग है उसके द्वारा एक चक्षु पोर्टल लॉन्च किया गया है, उस पर जाकर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जी, तो महेश जी, आज आपने जो है वो साइबर अपराध और इससे सुरक्षा से संबंधित बातें जो है वो हमारी तमाम श्रोताओं के साथ शेयर की, और यकीनन इससे हमारे श्रोता साथी जो है वो काफी कुछ सीखे होंगे। लेकिन सर, आखिर में आप जो है वो हमारे श्रोता साथियों के जो है उनको क्या संदेश जो है वो देना चाहेंगे रेडियो के माध्यम से? जी मैम, जहाँ तक बात है युवाओं को संदेश देने की, तो यही कहना चाहेंगे जैसे हम अपने आसपास की घटनाओं की जानकारी रखते हैं जी, वैसे ही वर्तमान में देश, प्रदेश या दुनिया में क्या घटित हो रहा है जी, इसकी भी बेसिक जानकारी हमें रखनी चाहिए। ओके। इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है वो है जागरूकता। जी हाँ, जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है साइबर क्राइम से बचने के लिए। इसलिए सबसे पहले अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को साइबर सुरक्षित कैसे रहें इसके लिए जागरूक करें, क्योंकि आप ये मानकर चलिए कि किसी भी चीज के लिए जागरूकता से बड़ा कोई हथियार नहीं है। फिर चाहे वो जागरूकता इंटरनेट के जरिए हो, कविता कहानियों के जरिए हो, या पोस्टर या टेलीविजन के जरिए हो, या फिर हमारे और आपके साथी रेडियो के जरिए हो। किसी समस्या का समाधान जागरूकता से अधिक कुछ भी नहीं हो सकता। और हम और जो अभी आज हमने महेश जी से बात की, जो कि राजस्थान पुलिस मुख्यालय स्थित साइबर सुरक्षा शाखा में पदस्थापित हैं और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित मामले ये देखते हैं, तो आज इनसे ये जो हमने बातचीत की साइबर सुरक्षा के बारे में, साइबर अपराध के बारे में, इस बातचीत का उद्देश्य भी वो जागरूकता फैलाना ही था। जैसा इन्होंने बताया महेश जी ने कि रेडियो भी एक बड़ा अच्छा माध्यम है, तो वो साइबर सुरक्षा के बारे में वो जागरूकता आप तक पहुंचाने की इस बातचीत के जरिए एक छोटी सी कोशिश थी। उम्मीद है हमारे श्रोता साथी जो है इससे बहुत कुछ बेहतर जो है वो सीखे होंगे। तो इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जी दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे साइबर सुरक्षा विषय पर महेश कुमार से समुन खान की बातचीत, जिसमें इन्होंने साइबर से अपराधों से जुड़े कुछ विशेष जानकारी